नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मेरे हिंदी वीडियोस के लिए मैंने प्रतिवाद ये अलग चैनल बनाया है। पिछले 3 साढ़े 3 साल से मेरे हिंदी वीडियोस प्रतिपक्ष नाम का जो मेरा मराठी चैनल है उस पर भी मैं डाल रहा था, लेकिन अभी मैंने अलग बनाया है हिंदी के लिए। जो जिनको ये मेरे कंटेंट पसंद आते हैं, वीडियो को पसंद आते हैं, और कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन मिल जाए। दोस्तों, आज मैं फिर से चुनाव पर बोलने वाला हूं, महाराष्ट्र के चुनाव पर बोलने वाला हूं, क्योंकि आपको मालूम होगा लोकसभा के बाद 6 महीने में महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होता है। पिछली 2 बार लोकसभा के बाद हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ था। इस बार नहीं हुआ। उस पर चर्चा भी बहुत हो गई कि लोकसभा में बहुमत गंवाने के बाद बीजेपी बहुत डरी हुई है और इसलिए हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव अलग अलग किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। उस बात में कितनी सच्चाई है इस पर चर्चा हो चुकी है। अब उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि उसमें सच्चाई थी। जब लोकसभा में बड़ा धक्का लगा बीजेपी को, तो उसके बाद अगर बड़ा प्रयोग ही करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो एक्सपेरिमेंट छोटी तौर पर किया जाता है, लेबोरेटरी में किया जाता है। और अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो वही बात सब जगह एक साथ की जाती है, बड़े पैमाने पर की जाती है। और इसलिए हरियाणा एक छोटा राज्य था जहां से सिर्फ 10 सीटें लोकसभा की चुनकर आती है। तो हरियाणा में जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसका अगर फायदा हुआ है तो उसी लाइन पर या उसी तरीके से अगले राज्यसभा चुनाव लड़ने का अगर निर्णय बीजेपी करती है तो उसमें कोई बात गलत नहीं होगी। और इसलिए हरियाणा जिस ढंग से कांग्रेस हार गई, जीतने वाली थी फिर भी हार गई, और बीजेपी हारने वाली थी फिर भी जीत गई, तो बीजेपी क्यों जीत गई इसका एनालिसिस, विश्लेषण बहुत सारा हो गया है। तो अगर उसी आधार पर हम महाराष्ट्र के चुनाव की तरफ देखें तो कांग्रेस बैकफुट पर गई है। लोकसभा में नतीजे आने के बाद जो कांग्रेस फ्रंट फुट पर थी और उन्होंने जो जुआ हरियाणा में खेला था भूपिंदर हुड्डा के नाम पर, भूपिंदर हुड्डा की परिवार के नाम पर, वो नुकसानदेह हो गया। इसलिए कांग्रेस बैकफुट पर चली गई और अपने आप महाराष्ट्र में भी कांग्रेस बैकफुट पर चली गई। हरियाणा में जो नतीजे आए उसके कारण महाराष्ट्र में शिवसेना और शरद पवार की पार्टी फ्रंट फुट पर आ गई, क्योंकि हम ही 13 सीटें जीते तो हम ही दादागिरी करेंगे वगैरह वगैरह जो चल रहा था। वो सीट बंटवारा देखने के बाद समझ में आता है कि कांग्रेस बहुत बैकफुट पर आ गई। इसलिए 100 के आसपास 105 या 103 सीटें कांग्रेस लड़ा रही है। बीजेपी फिर से फ्रंट फुट पर आ गई और सीट का बंटवारा हम देखते हैं तो पता चलता है कि बीजेपी महाराष्ट्र के चुनाव में बिल्कुल फ्रंट फुट पर आ गई है। लेकिन क्या जो जादू हरियाणा में चल गया, जिसने हार की मुंह से बीजेपी को विजय हासिल करके दिखाई, क्या वही मंत्र, वही एक्सपेरिमेंट बीजेपी महाराष्ट्र में चलाएगी, करेगी? इस पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन उसी चर्चा की तो जरूरत है। बाकी सर्वे तो आते जाते रहते, ओपिनियन पोल आते जाते रहते, एग्जिट पोल आते जाते रहते। अब उसमें कितनी सच्चाई बची है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि जो कुछ हरियाणा में हुआ उसमें जितनी मोदी की जादू है उससे भी बड़ी जादू उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी बुलडोजर बाबा की थी। पूरे हरियाणा के चुनाव का
अगर निचोड़ निकालना है तो बाबा ने 3 शब्दों में उसका निचोड़ हमारे सामने रखा है, बटोगे तो कटोगे। और जो बात हरियाणा के चुनाव के पहले से योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, आगे चलकर वही बात आरएसएस के प्रमुख मोहन जी भागवत को बोलनी पड़ी। वही बात अलग शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बोलनी पड़ी। तो बात साफ है, प्रयोग जो हो गया उसमें बहुत सारी संघर्ष, बड़ी ताकत लगाई हरियाणा में, ये सब विश्लेषण हो चुका है। लेकिन एक बात होती है, जो फ्लोटिंग वोटर होता है, जो आखिरी 2-4 दिन में, 2-4 घंटों में अपना रुख तय करता है, अपना रुझान तय करता है और बाद में जाकर वोट देता है, वो अगर आपके साथ आ जाता है तो आपकी विजय पक्की हो जाती है। और ऐसा फ्लोटिंग वोटर जो होता है, वो आपके साथ आने के लिए कुछ मंत्र होना जरूरी होता है। और बाबा ने, यानी योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के चुनाव के पहले जो मंत्र बोला था, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, बटोगे तो कटोगे। और इस पर भी बड़ी जहरीली प्रतिक्रिया आई है। ये तो फांसीवाद है, यानी हिंदू इकट्ठा हो जाए तो फांसीवाद है। लेकिन बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम इकट्ठा होना चाहिए, मुस्लिम का वोट बंटना नहीं चाहिए, इस पर जो चर्चा करेंगे या इसका जो आग्रह धरेंगे, वो फांसीवादी नहीं है। यानी मुस्लिमों को, दलितों को वोट बैंक बनाकर चुनाव लड़ाए जाएंगे। और अगर उसी ढंग से नतीजे आते हैं तो वो फांसीवाद नहीं है। क्या बोला जा रहा था कि बीजेपी जीत जाएगी, इसलिए मुस्लिमों ने एक साथ इंडी अलायंस के साथ रहना चाहिए, कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। तो अलग क्या बात कर रहे थे? अगर मुस्लिम दलित वोट बंटता है तो कटता है, तो कटता है, यही तो बोल रहे थे। जो योगी बाबा बोल रहे हैं वो अलग शब्दों में वही तो पूरे लिबरल और सेक्युलर बोल रहे थे कि मुस्लिमों को आपस में नहीं बंटना चाहिए, ना कि ओवैसी के साथ जाकर, ना अजमल जो असम के नेता है, मुस्लिम नेता, मुस्लिम लीग है, उनके साथ जाकर मुस्लिम वोट बंटना नहीं चाहिए। यही तो आप बात बोल रहे थे। अगर वही बात हरियाणा के चुनाव के पहले या यूपी के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद योगी बाबा बोल रहे हैं तो वो फांसीवाद कैसे बन जाता है? लेकिन जो बात 3 शब्दों में, बटोगे तो कटोगे, इन 3 शब्दों में योगी बाबा ने जो मंत्र उच्चारण किया था, उसका कुछ बड़ा परिणाम हमने हरियाणा में देखा। और जीतने वाली कांग्रेस हार गई क्योंकि हिंदू इकट्ठा हो गया। हिंदू जाति जाति में बटा नहीं, जो बांटने की कोशिश राहुल गांधी पिछले 1.5-2 साल से कर रहे हैं। कांग्रेस की पूरी इकोसिस्टम जो है, लिबरल सेक्युलर कहने वाले जो बुद्धिजीवी है, वो तो हिंदू को बांटना चाहते थे, अलग अलग जाति में बांटना चाहते थे, वो हुआ नहीं और हिंदू एकजुट हो गए। और उसका परिणाम हरियाणा में दिखाई दिया। तो वही बात लेकर बीजेपी को महाराष्ट्र में, झारखंड में चलना पड़ेगा। लेकिन एक बात और है, जब हम बटोगे तो कटोगे बोलते हैं तो उसमें थोड़ा बदलाव महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में हो रहा है क्योंकि वही शब्द इंडिया अलायंस, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार नहीं बोल सकते कि भैया मुस्लिमों, भैया दलितों, बटोगे तो कटोगे, ये नहीं बोल सकते। लेकिन वो जिस ढंग की राजनीति कर रहे हैं वो बांटने की राजनीति है। हिंदुओं को जाति जाति में बांटो और अलग अलग उनको करो और मारो, यही तो रामदेव बाबा, योगी बाबा बोल रहे हैं। और यही तो सेक्युलर राजनीति है। लेकिन जिस ढंग से वो कर रहे हैं और उसकी रिएक्शन योगी बाबा दे रहे हैं, तो महाराष्ट्र में योगी बाबा का जो मंत्र है, बटोगे तो कटोगे, उसी का प्रयोग थोड़ा बदल करके देवेंद्र फडणवीस
इस्तेमाल कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस वो नहीं बोल रहे कि बटोगे तो कटोगे, उनको मालूम है हरियाणा में जो हुआ है उसका प्रभाव महाराष्ट्र और झारखंड में होगा। बीजेपी के नेता, बीजेपी के हाईकमांड मानती है और जानती है कि जो हरियाणा में हुआ उसका प्रभाव दोनों राज्यों में, झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाला है। हिंदू बटेगा नहीं, ना कि कटेगा। लेकिन हिंदू एक साथ आकर भी सामने वाले को अगर दुबला करना है तो उनको बांटना पड़ेगा। जो राहुल का मंत्र है बांटोगे और काटोगे, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति, झारखंड में एनडीए वही मंत्र लेकर जा रही है कि बांटेंगे और काटेंगे। यस, बांटने और काटने का खेल शुरू हो गया, शुरू हो गया। जिस ढंग से चुपचाप महायुति में सीटों का बंटवारा हो गया, ना कि बाहर चर्चा हो गई, तो उसका परिणाम आहिस्ते आहिस्ते देखने को मिल रहा है। और जिस ढंग से उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बागी खड़े कर रही है, जिस ढंग से शरद पवार की पार्टी उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को हराने की कोशिश कर रहा है, तो बंटवारा हो रहा है। सीट का बंटवारा होने के बजाय महाविकास आघाड़ी में नेताओं का और पार्टियों का बंटवारा हो गया और इसलिए एक दूसरे के वोट काटने की कोशिश शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे तो कांग्रेस और शरद पवार के आगे निकल गए। वो तो अब हिंदुओं का वोट चाहते ही नहीं। उद्धव ठाकरे मुस्लिमों के वोटों पर इतने निर्भर हो गए कि हिंदू को दुख होता है। उद्धव ठाकरे तो बहुत आगे निकल गए। वो तो अब हिंदुओं का वोट चाहते ही नहीं और इसलिए उद्धव ठाकरे मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने में लगे हुए हैं। उनको परवाह नहीं कि हिंदू वोट कितना मिलेगा, क्योंकि लोकसभा में जो आंकड़े आ गए उससे उन्होंने जान दिया कि उनका कोर हिंदू वोटर उनके हाथ से निकल गया है। तो मुस्लिमों को अपने साथ लाने के लिए कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी से भी ज्यादा तुष्टीकरण उद्धव ठाकरे करने लगे और उसका परिणाम यह होने लगा है कि मुस्लिम वोट के लिए महाविकास आघाड़ी में ही आपस में बंटवारा शुरू हो गया। एक दूसरे के वोट काटने के लिए ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों का तुष्टीकरण करे, यह शुरुआत हो गई है। मतलब यह है कि महाविकास आघाड़ी में पार्टी की तौर पर और नाराज बागी कैंडिडेट की तरफ से एक दूसरे को काटना शुरू हो गया और इसके लिए एक दूसरे को बांटना जरूरी होता है। और यही तो गेम मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह ने खेला है। अगर महायुति में सीट का बंटवारा करने में गड़बड़ हो जाती है तो उन्होंने उम्मीदवार तुम्हारी पार्टी का होगा लेकिन कैंडिडेट हमारा होगा, यानी बीजेपी के कुछ लोग शिवसेना की सिंबल पर लड़ रहे, शिवसेना के कुछ लोग बीजेपी या अजित दादा के सिंबल पर लड़ रहे, यानी पार्टियों का बंटवारा नहीं हुआ। पार्टियां, महायुति की जो पार्टियां है वो एक दूसरे के वोट काटने में नहीं लगी है, बल्कि जो उनके विरोधी है उनका वोट काटने में लगे हुए हैं। और इसका एक सिंबल मैं आपको बता दूं, एक सिंबल, अजित दादा की पार्टी से पूर्व मंत्री नवाब मलिक को टिकट दिया गया है, लेकिन नवाब मलिक को जो चुनाव क्षेत्र दिया गया है वो उनका चुनाव क्षेत्र नहीं है। वो चुनाव क्षेत्र उनका जो है उसका नाम अणुशक्ति नगर है, जहां से अजित दादा की पार्टी से उनकी बेटी सना मलिक को टिकट दिया गया है। और नवाब मलिक मानखुर्द, शिवाजी नगर इस चुनाव क्षेत्र से लड़ रहे। वो असल में बागी होकर या निर्दलीय होकर उन्होंने
अपना पर्चा दाखिल किया था, लेकिन आखिरी मोमेंट पर उनको अजीत दादा ने अपने पार्टी का सिंबल दे दिया। अब ये बात हो गई कि वो असल में मुस्लिम बहुल इलाका है, अणुशक्ति नगर हो या क्या बोलते शिवाजी नगर मानखुर्द हो, दोनों मुस्लिम बहुल है। लेकिन मानखुर्द में बहुत सालों से, बहुत चुनावों से अबू आजमी जो अखिलेश के समाजवादी पार्टी के एमएलए है, चुनाव लड़ रहे और जीत रहे। वहां अगर मुस्लिम वोट में बंटवारा हो जाए तो उसका फायदा महायुति को मिल सकता है, और इसलिए नवाब मलिक बागी हो गए मानखुर्द में, और उन्होंने वहां से पर्चा भरा तो अजीत दादा ने उनको पार्टी का सिंबल दे दिया। अब ये बात होगी कि अगर नवाब मलिक घड़ी चुनाव चिन्ह पर लड़ते हैं तो मुस्लिम, बहुत सारे मुस्लिम वोट वो अबू आजमी के काट लेंगे। यानी अबू आजमी के वोट काटने के लिए नवाब मलिक को वहां से खड़ा कर दिया, और ऊपर से देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी दिखाई है। अजीत दादा की पार्टी को अगर वो सीट नहीं दी गई है और शिवसेना को दी गई है तो वहां से अजीत दादा का उम्मीदवार चुनाव लड़ना गलत है। ऐसी तकरार देवेंद्र फडणवीस ने की है, बीजेपी ने की है, और महायुति की तरफ से नवाब मलिक का प्रचार कोई भी नहीं करेगा, इसकी घोषणा भी कर दी गई। और फिर भी नवाब मलिक अड़े हुए कि वो तो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो नवाब मलिक अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो उनको तो शिवसेना बीजेपी का वोट मिलने वाला है नहीं, महायुति का जो उम्मीदवार है उसको ही वोट मिलेगा। तो नवाब मलिक वोट किसके काटेंगे? अबू आजमी के काटेंगे। मुस्लिम वोट जो एक गट्ठा एक साथ अबू आजमी को मिलता था, वहां नवाब मलिक वोट काटेंगे, तो वोट किसके काटेंगे? यानी कि बटोगे तो कटोगे, ये मंत्र बदलकर बांटेंगे और काटेंगे इस पर आ गया। यानी जहां जहां मुस्लिम बहुल एरिया है वहां मुस्लिमों का एकजुट वोट, मुस्लिम वोट बैंक करके जो वोट निकलता है वो किसी एक उम्मीदवार को ना मिले, इसलिए उनमें बांटने की और काटने की नीति सामने साफ साफ दिखाई दे रही है। और इसलिए मैंने बोला कि बाबा का जो हरियाणा का मंत्र है बटोगे तो कटोगे, वो थोड़ा बदल कर महाराष्ट्र में उसका एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। महाराष्ट्र में मुस्लिम, दलित या और जो कोई होंगे जो महायुति के खिलाफ ही वोट करेंगे, उनमें जितना वोट काटा जाएगा उतना महायुति का फायदा अगर होता है तो वही मंत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदू तो इकट्ठा हो रहा है तो उसका फायदा तो महायुति को मिलने वाला है, लेकिन वही बदलकर प्रतिपक्ष जो है, महाविकास आघाड़ी जो है, वो अगर मुस्लिम दलित वोटों पर निर्भर है तो उनमें बंटवारा हो, ऐसी नीति अपनाई गई है और उसका परिणाम दिखाई देगा। इसीलिए तो अबू आजमी यह सबसे बड़ा सिंबल है। अबू आजमी चुनकर आते हैं तो जहां से चुनकर आते थे उनके खिलाफ दूसरा कोई तगड़ा उम्मीदवार आज तक लड़ता नहीं था। पहली बार वहां से एक तगड़ा मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया गया है, लेकिन उसको भी हमारा नहीं करके बीजेपी बोल रही है, लेकिन बीजेपी ने जो महायुति बनाई है उसका ही एक बागी उम्मीदवार करके नवाब मलिक खड़े हो गए। तो नवाब मलिक क्या करेंगे? बांटेंगे और काटेंगे। किसको काटेंगे? महाविकास आघाड़ी के वोट बैंक को काटेंगे। और यह सिर्फ मानपुर शिवाजी नगर में नहीं हुआ है, ये बहुत सारे चुनाव क्षेत्र में हुआ है जिसकी चर्चा अभी नहीं हो रही है क्योंकि विड्रॉवल का डेट बाकी है। जिस दिन उम्मीदवारी अर्ज पीछे लेने की पर्चा पीछे लेने का तारीख हो जाएगा, उसके बाद क्लियर होगा कि किस चुनाव क्षेत्र में कितने कैंडिडेट खड़े, उसके बाद ही पता चलेगा कि असलियत में
किसने किसने बांटोगे और काटोगे तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश की है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात है, जो हरियाणा में बाबा बुलडोजर का मंत्र चला था, वो थोड़ा सा बदल कर महाराष्ट्र में उसका अमल किया जा रहा है, बांटेंगे और काटेंगे। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए।